पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और इसी जगत से जुड़े देश के नामी वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय शिक्षा बोर्ड के व्यावसायिक शिक्षा समिति के सलाहकार सदस्य इनके सिंह पिछले 4.5 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। इनके सिंह वैसे तो मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं, लेकिन पत्रकारिता जगत में कदम रखने के बाद उनका कर्म क्षेत्र पूरा भारत रहा है। इनके लगभग 10,000 से ज्यादा आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। कई अखबारों का संपादन कर चुके इनके सिंह जी कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माण में अहम सहयोग भी दिए हुए हैं एवं कई प्रमुख टीवी चैनलों व अखबारों के संपादक भी रह चुके हैं। 20 साल की उम्र में बच्चे खेल कूद में रुचि रखते हैं, लेकिन इनके सिंह जी ने 20 साल से भी कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। इनके सिंह की गिनती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में गंभीर संपादकों में की जाती है। कई एक्सक्लूसिव खबरों की श्रृंखला के जनक रहे हैं ये, और इनके कई खबरों से देश नीति और कानून में बदलाव भी हुआ है। बेबाक अंदाज और जबरदस्त भाषा शैली ही इनके सिंह को अलग पहचान देती है। पत्रकारिता में बतौर राजनीतिक संपादक के रूप में इनके सिंह का कार्यकाल काफी लंबे समय तक रहा है, जिसके चलते ही उन्हें बेहतर राजनीतिक विश्लेषक भी माना जाता है। तो आइए मिलते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के व्यावसायिक शिक्षा समिति के सलाहकार सदस्य श्री इनके सिंह जी से। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट थी। उसमें बताया गया कि ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह आखिर हो क्या रहा है कि हमारा ग्रेजुएट जो प्लेन ले रहा है उसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लगभग 0.01% है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पीएचडी तो करा देते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री वर्दी नहीं होता है। वो जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं या उसको जो पढ़ा रहे हैं उसकी उपादेयता क्या है। आप ताज्जुब करेंगी कि आईआईटी का एक बड़ा परसेंटेज उस डिसिप्लिन में नौकरी नहीं कर रहा है जिस डिसिप्लिन का उसने 5 साल ट्रेनिंग लिया है। और आप जानती हैं एक आईआईटी के छात्र के शिक्षा में भारत सरकार का कितना खर्च होता है। अगर ये स्थिति रही तो वो जो ट्रेनिंग ले रहा है वो उसकी बेकार हो गई। इंडस्ट्रीज जो ले रही हैं वो किसी और डिसिप्लिन में ले रही हैं। तो वजह क्या है? बहुत सिंपल सी इसकी वजह है कि आपने इंडस्ट्री वर्दी ट्रेनिंग दी है कि नहीं। और 2-3 तरह की इंडस्ट्री होती है। जैसे कि हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी का एजुकेशन है ये 3 टियर सिस्टम है। एक में हम आईटीआई की लेवल की चीजें पढ़ाते हैं, जिसमें कि सर्टिफिकेशन कोर्स एक तरह से होता है, जिसमें हम फिटर, ड्राइवर, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जिसमें हम ट्रेन करते हैं। अब तो कंप्यूटर भी आ गया है। और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट नीति आयोग की है कि जो आईआईटी भारत में, आप जानती हैं कुल आईआईटी कितने हैं? 24,955 आईटीआईज हैं। ये बेसिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कहते हैं इसको। ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं 24,000 पर 25,000, इनमें जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं उनमें 0.01%, मतलब 10,000 में सिर्फ एक बच्चे को नौकरी मिल रही है। और इंडस्ट्री कह क्या रही है कि आज से 25 साल पहले जो कंप्यूटर की ट्रेनिंग इन बच्चों को हम उस समय देते थे, उस समय जरूरत होती थी इंडस्ट्री की। जैसे HTML है, HTML 25 साल पुराना प्रोसेस है। आज इंडस्ट्री पाइथन पर है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि आज भी वहां पे ITI में HTML पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो बहुत पुराने हैं, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट ही नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? स्कूली शिक्षा जो आप दे रहे हैं, हम तो ग्रेजुएशन लेवल की कह रहे हैं, और वो भी टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन लेवल की। जरूरत इस बात की है कि उस बच्चे को
अगर वो आईआईटी वर्दी है, आईआईटी के लेवल पे ही वो चाहता है कि हम अपना जॉब करें, पारिवारिक ज़रूरतें ऐसी हैं जिसमें उसको अर्न करना ज़रूरी है, तो बहुत आराम से वो हाई स्कूल या 8वां पास करने के बाद इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स पे आ सकता है, इन डिसिप्लिन्स पे जा सकता है, और इसमें जाके वो इंडस्ट्री वर्दी अपना एजुकेशन लेगा। इंडस्ट्री को ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री को ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो शिक्षा दी है वो ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है, और टेक्नोलॉजी का जो चेंज हो रहा है उसका पेस बहुत फास्ट है। लिहाजा आपको ट्रेनिंग देनी कैसी पड़ेगी? क्या वो जो टीचर हैं जो एक ट्रेडिशनल वे में अपना पढ़ा रहे हैं और उनको एक सेट कुछ चीजें जो उन्होंने 40 साल पहले पढ़ी थी वो उसी का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि करीब हर 2 साल में चेंज हो जा रही है। तो हमें कितना सेंसिटिव होना पड़ेगा, कितना इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के चेंजिंग फेस, इसको देखते हुए हमें टीचर के पूरे टीचिंग के तरीके को बदलना पड़ेगा। कौन बदल सकता है? जो इंडस्ट्री में है, जो उसका यूजर है, एंड यूजर है, वही अगर आपको ट्रेनिंग दे तो वो बेटर ट्रेनिंग होगी। क्योंकि क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्शनरी का एक शब्द है, जो इंस्टीट्यूशंस स्टैग्नेट होते हैं, जो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, ठहराव आ जाता है। लिहाजा इंस्टीट्यूशन को आप मोबाइल कर दिए, जापानी टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, इंस्टीट्यूशंस मोबाइल होंगे। जैसे कि अगर आप इंडस्ट्री का एक मैनेजर, जो टेक्निकल मैनेजर है, वो बच्चों को ट्रेनिंग देगा तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानता है और उसका यूजर है। लेकिन एक टीचर से जब आप ट्रेनिंग लेगी जो कि एक परमानेंट नौकरी में है और उसको पे कमीशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको ये देखना है कि जो उसने पढ़ा है बस उससे उसका काम चल जाएगा, परमानेंट स्लॉट में है, सरकारी नौकरी में है, तो लिहाजा उसको वो सेंसिटिव नहीं होता है नई टेक्नोलॉजी को लेके, उसको पढ़ने की जरूरत होगी। और गालिबन हर 2 साल में आपको 6 महीना पढ़ना पड़ेगा। कौन अफोर्ड कर सकता है? तो बेस्ट इसका तरीका यह है कि इंडस्ट्री का इंटरफेस एजुकेशन से हो, और खास करके जो स्कूल एजुकेशन है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे एजुकेशन है, हायर पे तो हम कर सकते हैं। आईआईटी में आप जानती है किस तरह से बाहर के लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं। ये परंपरा आपको सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पे भी लानी पड़ेगी। अगर ये हम कर सके तो ये जो बच्चों का एजुकेशन होगा ये एम्प्लॉयमेंट वर्दी होगा, और एम्प्लॉयबल जिसे कहते हैं, ये एम्प्लॉयबल शिक्षा आप दे पाएंगे। तो जरूरत इसकी है कि हम टेक्नोलॉजी जो बदल रही है, लगातार जरूरत है भारत में, क्या हम वो शिक्षा दे पा रहे हैं? देखिए, सत्य बहुआयामी होता है। एब्सोल्यूट सत्य तो एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य को हम किस स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं? मुमकिन है कि आप जहां से हमें देख रही हो, वहां से अगर कोई दूसरी जगह से खड़ा होकर देख रहा होगा तो वो हमारे फेस का एक डिफरेंट फैसेट देखेगा। तो एक तो सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है कि जितना ही हम सब सत्य में अंदर घुसेंगे तो सत्य का एक बड़ा अंश बाहर निकलेगा। उदाहरण लीजिए आप, एक भारत जीडीपी में 5वें नंबर पे है, ये एक सत्य है। बहुत तरक्की किया है, और पिछले यूं मान लीजिए कि 30 सालों में हमने क्वांटम जंप लिया है और 16वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए हैं। ये एक सत्य है और हम इसके लिए ताली बजा सकते हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम जहां थे पिछले 30 वर्षों में हम वहीं हैं। मतलब मानव का विकास जो होता है, उसकी बहबूदी की जो चीजें होती है, कल्याण की जो चीजें होती हैं, वो कहीं नहीं हुई हैं। तो इस
जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या मतलब हुआ, जीडीपी वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ। तो ये दो तथ्य हैं आपके पास, दोनों म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। हमें अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग देनी है वो सत्यान्वेषी होने की ट्रेनिंग देनी है। ही मस्ट डेल्व डीप इनटू द ट्रूथ एंड ही मस्ट हैव ए पेंचेंट फॉर दैट। उसको एक लगन होनी चाहिए कि नहीं, ये पूरे सत्य को हम जानेंगे। ये हमें स्कूली शिक्षा में ही उस बच्चों को जिसको कि भारत के संविधान ने भी साइंटिफिक नॉलेज और टेम्परामेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे संविधान में कहा गया है। ये ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जब आया आर्टिकल 51A में, तो उसमें यही बताया गया था कि इन्वेस्टिगेशन का जो एक अर्ज होता है, ये हर व्यक्ति में ड्यूटी के रूप में होना चाहिए। कम से कम उस बच्चे में तो हम ये शुरू करें कि वो ये जानने की कोशिश करे कि सत्य कहां है, और सत्य जानने के लिए जब वो अंदर जाएगा तो वो लॉजिकल भी होगा, क्योंकि जब सत्य में आप घुसते हैं तो आपकी तर्क जो प्रेमाइस बनाते हैं, तर्कवाक्य जिसे कहते हैं, तो वो बिल्कुल अलग होंगे। लिहाजा बच्चों में हम ऐसी चीजें ना बताएं उनको जिनका कि साइंटिफिक थिंकिंग से कोई सीधा रिश्ता ना हो। साइंटिफिक थिंकिंग अगर उसके अंदर होगी तो हमारे इनोवेशंस होंगे। आप देख रही हैं कुछ स्कूल के बच्चे, कुछ कॉलेज के बच्चे हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, मोटरसाइकिल के इंजन को लेके वो हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। अभी इंडस्ट्रियल लेवल पे वो नहीं हुआ है, लेकिन छोटे छोटे मोटर लेके वो काफी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सिंचाई के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक स्पिरिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस बच्चे में डालने का काम, मेरे ख्याल से ये पहली शर्त है, बच्चा एक अच्छा उपादेय नागरिक बने और हमारे पूरे विकास में उसका योगदान रहे। इसके लिए जरूरी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, सोच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के प्रति एक अद्भुत रुझान उसके अंदर होना चाहिए। क्या हमारी शिक्षा उस तरफ उन्मुख है? अगर वो नहीं है तो मेरे ख्याल से जो हम बीए तक, एमए तक, चाहे पीएचडी करा लें उसको, वो हमारे समाज के प्रति उपादेय नहीं होगा। बिल्कुल बड़ा सही सवाल है ये। एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, क्रांतिकारी परिवर्तन की। उसकी वजह क्या है? भारत एक उस मकाम पे आ गया है जहां की इंडस्ट्रीज काफी तेजी से, आप जानती हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है ये ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर चुकी है। आज यूक्रेन और रूस में झगड़ा हो रहा है और आपको ताज्जुब होगा कि अभी जो यूएनओ का लेटेस्ट असेसमेंट वर्ल्ड बैंक का आया है, उसके अनुसार पूरे ग्लोबल जीडीपी घट के 30 साल में सबसे नीचे आ गई, 2.2% हो गई। क्या हुआ इसका मतलब? कि अगर यूक्रेन और रूस लड़ाई कर रहे हैं तो पूरी दुनिया उससे मुतासिर होगी। यह अपने आप में एक नई चीज है। हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर चुके हैं। जरूरत हमारी क्या है कि हमारे नॉलेज का स्तर जो हो वो ग्लोबल लेवल पे लगातार हो। हमें गुरेज ना तो अंग्रेजी से हो, ना हमें उस टेक्नोलॉजी से हो जो हमें कभी बाहर से मिली है। हमें अंदर से भी करें हम, ये एक अच्छा होगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करें, लेकिन हम जो भी करें ये मान के करें कि वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी उसकी होगी, उसकी स्वीकार्यता वैश्विक लेवल पे होगी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हमारी शिक्षा में कहीं कोई खोट रह जाएगा। तो अब जरूरत क्यों है ये टेक्नोलॉजी? आज आप देख रही हैं कि यहां बैठे बैठे हम अमेरिका में एक व्यक्ति से बैठे रूबरू जैसे बात करते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं एक मोबाइल के ऑपरेशन से। अगर हम इतने क्लोज आ गए हैं तो अब सत्य कोई किसी से छिपा नहीं पा रहा है। लिहाजा टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है वो काफी जल्दी, जैसे आप 5G लीजिए, 6G लीजिए, भारत भी उसके लिए एस्पायर कर रहा है। 5G तो शुरू हो गया है।
अगर ये चीजें हमें इतनी जल्दी से मिल रही हैं तो क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं उसको लेने के लिए? उस बच्चे को हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके प्रति रुझान बढ़ाना पड़ेगा। हम दिखाएं, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी रही है, हम उसके बारे में बताएं, लेकिन जब उसकी उपादेयता विकास के लिए हो तो हम न भूलें कि नई टेक्नोलॉजी जो लगातार इस देश की एक जरूरत है वो हमें उसको देनी पड़ेगी। और वो देने के लिए हमें हमारे जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में हम दोनों चीजें रखें, भारतीय संस्कृति, भारत में ही अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करना जिसे हम स्वदेशी कहते हैं, लेकिन इसके साथ हमें जो नई टेक्नोलॉजीज ग्लोबल आ रही हैं, मुझे याद है भाभा ने बहुत बढ़िया एक बात कही थी कि हम विश्व के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे मुंह मोड़ के चाहें कि हम भारत में ही अपने को विकसित कर ले, ये पॉसिबल नहीं। आज के दौर में तो ये इससे भी ज्यादा मुश्किल है कि हम ग्लोबल डेवलपमेंट्स को अपने में आत्मसात करें और उससे आगे बढ़े। उससे आगे बढ़ने का मतलब यह हुआ कि ग्लोबल डेवलपमेंट की जो सोच का स्तर है टेक्नोलॉजी का, हमें उससे ऊपर जाना पड़ेगा। उसके लिए उन बच्चों को तैयार करना जरूरी होगा, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, और मुझे लगता है कि सोच के स्तर पे भी। ये बड़ा टेक्निकल एक बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि दरअसल भारत के संविधान के हिसाब से पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, यह समाज सेवा है। आपने देखा होगा आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये पत्रकारों के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति, हर सिटीजन के लिए है। इट इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन। पत्रकार के लिए कोई अलग से नहीं है। तो ये पत्रकारिता होती क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जब हम ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में आते हैं तो उसको पत्रकारिता कहते हैं। जैसे कि एक कोई संस्था है, कोई टीवी चैनल है, कोई अखबार समूह है, इसको कोई अलग से कोई राइट नहीं मिले हैं कि ये पार्लियामेंट में जाएगा, इसको पास मिलेगा और जनता को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। भारत के संविधान ने ये राइट एवरी सिटीजन को दिया है। अमेरिका में ये अलग है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये एक संविधान में प्रदत्त शक्ति है, लेकिन ये यहां पे नहीं है। अब हम मीडिया जो आप कह रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मीडिया वो डायमेंशन है। मीडिया दो तरह की होती है। चूंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर व्यक्ति को है, तो एक पांचजन्य, एक मुखपत्र है एक संगठन का। पीपुल्स डेमोक्रेसी सीपीएम का मुखपत्र है। दोनों डायगोनली अपोजिट है, दोनों के अपने अपने व्यूज है, लेकिन दोनों का अस्तित्व है। दोनों को वही पासेस मिलते हैं जो हमें मिलते हैं। इन दोनों से अलग, दो धाराओं से अलग, जो आइडियोलॉजी से कमिटेड है उनका भी मुखपत्र होता है, लेकिन एक फॉर्मल मीडिया होता है। जैसे आप टीवी चैनल्स देखती हैं, अखबार देखती हैं, इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये फॉर्मल मीडिया हो। अब फॉर्मल मीडिया का मतलब कि ये कोई भी चीज विचारधारा से प्रभावित होकर जनता को न दे। ये डिक्लेयर अगर नहीं कर रहा है कि किसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि ये जो दे वो सत्य हो, और वो सत्य हो जो आइडियोलॉजी से की चाशनी में ना हो। यहां पे आता है प्रोफेशनलिज्म। आपने जो कहा, व्यावसायिक इस संदर्भ में यह है कि फॉर्मल मीडिया के जो टूल्स हैं जिससे जनता को वो सत्य बता सके, वो टूल्स उसको पढ़ाए जाने चाहिए। यह व्यावसायिक पत्रकारिता का व्यावसायिक शिक्षा है। वरना भारत के संविधान में इसे व्यवसाय के रूप में नहीं लिया गया है। आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल D, E और G, ये जैसे कि G है, आर्टिकल 19(1)(G) में फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। इसमें सरकार को यह ताकत होती है कि पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करे, लेकिन आर्टिकल 1(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सरकार को यह शक्ति नहीं दी गई है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट, वो एडिटर ही डिसाइड करेगा।
यही अंतर है, मतलब कि इसको प्रोफेशन नहीं माना गया है। लेकिन आपका जो शब्द है प्रोफेशन का, ये फॉर्मल मीडिया के लिए है कि अगर वो लड़का जो पढ़ रहा है, वो जो शिक्षार्थी है, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है, तो उसको हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस बात की देनी है कि वो सत्य को कैसे समझे, उसका अन्वेषण कैसे करे और उसे समझाए कैसे। अगर ये चीजें वो कर पाता है तो मुझे लगता है कि वो रियल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होगा। और तब वो किसी भी विचारधारा, अगर उसकी हो भी विचारधारा, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो जो सत्य देगा वो किसी विचारधारा के चाशनी में नहीं पकाया गया होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये बेसिक चीज है जो हमें समझनी चाहिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग में। प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम जरूर पत्रकारों को दे, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो टूल्स क्या क्या हैं, वो टूल्स जर्नलिज्म में, और हम सत्य को कितना पीछे जाके देख सकते हैं। अगर एक किसी सरकार ने कहा कि जीडीपी में वो 5वें नंबर पर है, तो हमें फिर अगला देखना है कि जीडीपी तो ठीक है, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्या उस कैलकुलेशन से रियल स्थिति समाज की दिखाई देती है। और फिर अगर जीडीपी सिर्फ उसको मालूम है तो वो सही पत्रकारिता नहीं होगी, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी पता होना चाहिए।